नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक लाइव और आज हम आपको ले चलते हैं नेपाल की सड़कों पर। एक ऐसा देश जिसने हाल ही में दुनिया को चौंका दिया है, जब जेन जी यानी नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि असली सड़कों पर उतर आई। क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन था या फिर नेपाल के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव? आज हम इस पूरे आंदोलन को शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे। कैसे एक छोटे से डिजिटल नियम ने देश को हिला दिया है और क्यों ये विद्रोह पूरी दक्षिण एशिया के लिए एक सबक है। नेपाल, जो कि पहाड़ों का देश है, बौद्ध संस्कृति का देश है और भारत चीन के बीच सिमटी एक नाजुक लोकतंत्र। 2008 में जब राजशाही का अंत हुआ तब उम्मीद थी कि अब लोकतंत्र हर समस्या का हल देगा, लेकिन 15 साल बाद भी हकीकत क्या? नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, ना डिप्लोमेसी, ना नेपोटिज्म, ना यूथ एम्प्लॉयमेंट, ना ही बुनियादी सुविधाएं। युवा वर्ग, जिसे नया नेपाल का सपना दिखाया गया था, अब बेरोजगारी और पलायन से जूझ रहा है। हर साल लाखों लोग विदेश जाकर काम कर रहे हैं और जो बचते हैं वो देखते हैं कि नेताओं के बेटे बेटियां आलीशान जीवन जी रहे हैं। यानी सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ एलाइट क्लास के लिए। सितंबर 2025 सरकार ने अचानक घोषणा की 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में तुरंत बंद। कारण, सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म फेक हैं, आईडीज रोक नहीं रहे, गलत सूचनाएं फैला रहे हैं और कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन असली कारण क्या था? युवाओं की बढ़ती नाराजगी। सोशल मीडिया ही वो जगह थी जहां जेन जी नेताओं को चुनौती दे रही थी, सवाल पूछ रही थी और जब ये प्लेटफॉर्म बंद हुए तो नाराजगी गुस्से में बदल गई। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर जैसे बड़े शहर, हर जगह छात्र संगठन, युवा ग्रुप, स्वतंत्र नागरिक एक साथ आ गए। शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन जल्द ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव शुरू हो गया। आंसू गैस, पानी की बौछार, रबर बुलेट और फिर असली गोलियां भी चली। कई लोग घायल हुए, 19 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। सोचिए, 21वीं सदी का लोकतंत्र नेपाल, जहां सरकार अपनी ही जनता पर गोलियां चला रहा है। लेकिन क्या इससे आंदोलन रुका? जवाब है नहीं, बल्कि ये और तेज हो गया। आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि जापान के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सांसद भंग कर दी गई और मार्च 2026 में नए चुनाव की घोषणा हुई। सोशल मीडिया बैन भी वापस लेना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस आंदोलन ने कुछ नया जन्म दिया, एक नया नेतृत्व। सोचिए, एक पूरा देश डिस्कॉर्ड जैसे ऐप पर बैठकर चर्चा कर रहा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो। युवा पीढ़ी ने पहली बार खुद उम्मीदवार चुना और अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रह चुकी। यानी लोकतंत्र अब सिर्फ पुराने दलों की बफौती नहीं रही। लेकिन क्या सिर्फ सरकार बदलना ही काफी है? सवाल है नहीं। नेपाल के सामने असली चुनौतियां अब शुरू होती हैं। क्या नई सरकार भ्रष्टाचार खत्म करेगी? जेन जी का ये उत्साह 2026 के चुनाव तक बना रहेगा? क्या रोजगार और शिक्षा में ठोस सुधार होंगे? और क्या सोशल मीडिया पर आजादी हमेशा कामयाब रहेगी? ये सवाल आसान नहीं। नेपाल की राजनीति बार बार दिखा चुकी है कि सत्ता बदलना आसान नहीं है, सिस्टम बदलना मुश्किल। तो दोस्तों, नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए एक आईना है। जब नेता जनता को नजरअंदाज करते हैं, जब सिस्टम सिर्फ नेताओं और उनके बच्चों के लिए काम करता है, तब जनता अपनी ताकत दिखाती है। नेपाल की जेन जी ने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि लोकतंत्र का असली मंच है। उन्होंने दिखाया कि अगर आपकी आवाज संसद तक नहीं पहुंच रही, तो सड़क पर भी लोकतंत्र बनाया जा सकता है। लेकिन क्या ये आंदोलन लंबे समय तक टिकेगा? क्या युवाओं की ये ऊर्जा राजनीतिक सिस्टम में स्थायी दबाव ला पाएगी, या फिर ये भी एक अस्थायी लहर बनकर रह जाएगी? यही वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। एक बात साफ है, नेपाल अब पहले जैसा देश नहीं रहा। जनता, खासकर युवाएं, अब सिर्फ वोटर नहीं है, वो खुद नेता बनने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, ये थी नेपाल की जेन जी क्रांति की पूरी कहानी। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन पूरे दक्षिण एशिया के
के लिए प्रेरणा बन सका है? आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि हमारे अगले बड़े एपिसोड और रिपोर्ट आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।